हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है। सेंट्रल का मतलब हो गया केंद्रीय और टेंडेंसी मतलब हुआ उसकी प्रवृत्ति और मेजर का मतलब है आपका माप यानी मापांक। ठीक है। तो यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इस टॉपिक का जो यूज है बहुत ही जगह इसका यूज होता है। जैसे ग्रेजुएशन के तो ऑलमोस्ट होता ही है, 9th 10th में भी इसका होता है। लेकिन फिलहाल जो हम बुक जो सोल्व कर रहे हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड, जो बीएससी एग्रीकल्चर की एक बुक है जो 3rd सेमेस्टर में जिसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जैसे कि टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल का मतलब केंद्रीय हुआ और टेंडेंसी का मतलब आपका प्रवृत्ति हुआ और मेजर मीन्स उसकी माप। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसका मेन एम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक तो देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की जितनी भी मापें उनकी जानकारी को प्राप्त करना। दूसरा क्या है, हमारी मापें क्या होती हैं? मीन, मीडियन, मोड। ही तो होता है भाई, माध्य, बहुलक और माध्यिका, इन सब की गणना यानी कि इनका मेजरमेंट करना। ठीक है ना। थर्ड क्या है इनकी, हमें जो माप है मतलब यही है। तो पहले वाला पॉइंट दोनों ने सेम ही लिखा हुआ है ना। ये था। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस वे पे है? देखो, हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है ना। इस मापों के अंदर ही हमारी तीन टॉपिक आ जाते हैं, समांतर माध्य, माध्यिकाएं और बहुलक। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है उस पर डिस्कस करेंगे सिर्फ, कि क्या क्या होती है उसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी। पहले इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, इसमें क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आपका अभिप्राय जो होता है वो किसी बिंदु से होता है, किसी बिंदु से होता है जिसके आसपास अन्य बिंदुओं का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो, इस लाइन से मैं आपको एक चीज बता दूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि केंद्र की ओर। बात समझ रहे हो? केंद्र की ओर। तो इन्होंने यही बात बोली कि उस बिंदु से है जिसके आसपास अन्य बिंदुओं का जमाव होने की प्रवृत्ति आपको वहां पाई जाती है। हमें एक वितरण हम लोग लेकर के चलते। देखो, जैसे कि उदाहरण के लिए उन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांकों का औसत मान जो है वो 70 इन्होंने दे दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो क्या है कि औसत रूप से वो बताया जाता है कि 70% आए हैं भाई बच्चे के बालक के जो मार्क्स हैं। ठीक है। जबकि हकीकत क्या होती है कि प्रत्येक विषय जो होता है उनका वो अलग अलग नंबर लेकर के आता है। हर एक प्रत्येक विषय के अलग अलग नंबर होते हैं। भाई, आपका मैथ्स है, आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी है, आपका साइंस है ना, आपकी ज्योग्राफी है। तो इस तरीके से सब में अलग अलग आपके मार्क्स होते हैं। किसी में अगर आपकी 100 में से है, आपकी 50 में से है, तो मैंने माना किसी में 40 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है भैया, किसी में 30 है, किसी में 45 है अगर 50 अबव है ना। तो सबके अलग 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 मार्क्स हैं, लेकिन टोटल एवरेज आपको बताया जाता है कि आपके भैया 70% मार्क्स है ना। तो ये वो चीज है, मतलब आप सबको अलग अलग नंबर नहीं बताओगे। आपके भाई क्लास 10th है, आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, अच्छा भाई क्लास 10th में कितने मार्क्स आए हैं, तो आप कहोगे भैया 70% है या 80% है। आप ये थोड़ी ना बताओगे भैया मैथ्स में इतने, फला में इतने, फला में इतने। आप क्या कहोगे? आप टोटल एवरेज की लेकर के आप उसको बताओगे भैया इतने मार्क्स है। कोई आपसे एक इंसान अगर पूछ ही ले कि भैया मैथ्स में कितने, तो आप अलग अलग बताओगे और उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन आप उसका उसको आप एक्सप्लेन बिल्कुल भी आप नहीं करोगे। तो यही वो बात इन्होंने बोली है कि अलग अलग प्रांत किए। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है मोटे तौर पर हमें एकल रूप मान प्रदान करती है। समझ रहे हो? अलग अलग रूप मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैथ में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं। बस मैंने एक बार बताया कि छुट्टी करी कि भैया 70% है या 80% है। समझ रहे हो? तो एकल मान हमें प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। देखिए, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या चीजें हैं। देखो, तीन तरीके के हैं, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। एक तो होता है औसत मान यानी कि मीन वैल्यूज। एक होता है आपका स्थैतिक मान यानी पोजिशनल एवरेज। थर्ड इज मॉड यानी कि बहुलक। औसत मान के अंदर आपकी तीन वैल्यूज आ जाती हैं यानी कि तीन मीन आते हैं, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य। इसे कहते हैं हम अर्थमेटिक मीन यानी कि इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। इसको हम एच एम कहते हैं और इसको हम जी एम कहते हैं। ठीक है। पोजिशनल एवरेज जो होता है वो आपके तीन टाइप्स की होती है। एक तो होता है चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दशमक जिसे डेसाइल्स कहते हैं, है ना। और शतमक जिसे परसेंटाइल आप कहते हो, परसेंटेज एक तरह से तो परसेंटाइल वहां निकलती है। थर्ड आपका हो गया कि मोड होता है।
अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो मोटा मोटा समझते हैं। अगर हम ये तो सारी बातें क्या है, ये जो वाला टॉपिक है आपका, इनकी औसत जो मान है, मीन वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है आपकी औसत मान के रूप में आते हैं। अब इनकी भी औसत मान के अंदर इनको अलग अलग तरीके से किया जाता है। समांतर माध्यम में क्या होगा, आपने नाइन्थ में अधिकतर पढ़ा है, नाइन्थ में, टेंथ में आप पढ़ लेते हो, एट्थ में भी कहीं ना कहीं पढ़ लेते हो, लेकिन नाइन्थ से तो आपका स्टार्ट हो ही जाता है ना, कि समांतर माध्य क्या है। आप सिंपल एवरेज निकालते हो कि भैया 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 2 है, 3 है, इनका आपको क्या बताना है, इनका समांतर माध्य बताना है। तो आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चंस में, इन सबको आप जोड़ते थे, आप इन सबको ऐड करते थे। जब आप ऐड करोगे 4 + 5 + 6 + 7 + 2 + 3, और जितने नंबर होते थे ना 1 2 3 4 5 6, उससे आप डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाता था, है ना। यही वो चीजें थी। तो यहाँ पर यही चीजें हैं, लेकिन इससे आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको देखते हैं हम लोग क्या इसमें है। देखिए पहला जो मान है आपका औसत मान, क्या कह रहा है औसत मान, किसी भी वितरण का औसत मान केंद्रीय प्रवृत्ति की वो माप होती है जो वितरण की सभी मदों यानी कि आइटम्स उनका प्रतिनिधित्व करता है। सही है, अर्थात इनकी गणना सभी आइटम्स के आधार पर की जाती है। अच्छा, तीन प्रकार के ये होते हैं, अभी हमने ऊपर बताया है कि भाई एक तो समांतर माध्य होता है, एक गुणोत्तर माध्य होता है, एक हरात्मक माध्य होता है, यानी कि एम हो गया, सेकंड इज आपका जीएम हो गया गुणोत्तर माध्य, थर्ड इज आपका एचएम हो गया, है ना, हार्मोनिक मीन। समांतर माध्य भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, यानी कि सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। अब सरल और भारित में भी क्या फर्क है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं क्या चीजें हैं। देखिए सरल का क्या मतलब है कि सरल समांतर माध्य को ज्यादातर हम लोग समांतर माध्य ही से लिखा जाता है, सरल को सिंपल वे में, जो आप क्लास 9th में आपने पढ़ा है, अपने 10th में भी पढ़ा है, ये वो ही है समांतर माध्य सिंपल वाला, है ना। भारित में क्या है, भारित समांतर माध्य का एक दोष है, यहाँ मेन पॉइंट क्या है कि ये सीरीज में चलता है। क्या है कि सीरीज में चलता है, इसमें सीरीज को इंपोर्टेंस दी जाती है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का अपना अलग अलग एक महत्व होता है। जैसे विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, इनको हिंदी अंग्रेजी में कम महत्व दिया जाता है, जबकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है, ये यानी कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, वे सिर्फ पीसीएम पीसीबी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसी में ज्यादा अपना समय देते हैं। हिंदी इंग्लिश को तो भैया वो कुछ मानते ही नहीं। बात समझ रहे हो, तो ये वही चीज है बल्लभ भारती का मतलब, भारित समांतर का मतलब क्या हुआ, ये वही बात है कि जिस तरीके से साइंस साइड का स्टूडेंट जो होता है ना, वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स को ज्यादा टाइम देता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश को सोचता है यार कर लेंगे, तो वही बात है ना। इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर इसको बताया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ये चीज देखते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो माना एक्स बार डब्लू है, ये भारित समांतर माध्य है, ठीक है, भारित समांतर माध्य है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, हम इसे एक्स बार डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। भारों का जोड़ यानी टोटल जो जोड़ है वो डब्लू, समेशन डब्लू, जोड़ का मतलब ही समेशन होता है, एक बार में कलेक्ट करना होता है, उसको हम समेशन कहते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूला बन जाएगा समेशन, देखो एक्स बार डब्लू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्लू इंटू एक्स अपॉन समेशन डब्लू। डब्लू क्या आपका वेटेज मान है। जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिया, देखो एग्जांपल समझते हैं, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने आपको मार्क्स दे दिए। जैसे एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने आपको मार्क्स दे दिए, एक्स की वैल्यू दे दी 60, 75, 63, 59 और 55। वेट्स इन्होंने क्या दिया है आपका, वेट्स इन्होंने डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी है 21553। क्लियर है बात। तो अब लोग हमें क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपका ये कहता है, फॉर्मूला आपका क्या कहता है, देखो ये लिख रहा है कि डब्ल्यू एक्स, यानी आपको डब्ल्यू एक्स की मल्टीप्लाई करके उसका समीशन लेना है। तो ये आपका ये डब्ल्यू है और ये आपका एक्स है, तो आपने क्या निकाला, डब्ल्यू एक्स निकाला, इन दोनों के आपने क्या की, मल्टीप्लाई करी, 60 की 2 में मल्टीप्लाई करी 120 आ गया, है ना, 75 की 1 में मल्टीप्लाई 75 आ गया, यहाँ 315 आ गया, ये 295 हो गया मल्टीप्लाई करके, और इनकी मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल गया 165। जब आपने सब का टोटल कर लिया, टोटल करके आपके पास आ गया 970, यानी कि समेशन डब्ल्यू एक्स आपके पास 970 निकल गया। अब क्या करना है, फॉर्मूले में नीचे क्या था, देखो समेशन डब्ल्यू भी था,
यानी ये जो W है सबका जोड़, यानी इसका भी मैंने ऐड कर लिया, इसको ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू निकल गई यहाँ पे 16। तो बस कुछ नहीं करना आपको, समेशन WX को डिवाइड करना है समेशन W से, यानी कि 970 को डिवाइड करोगे 16 से तो आपको वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 60.63 जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो बस यही इसका क्या होगा, यह आपका भारित समांतर माध्य है आपका, ये भारित समांतर माध्य है आपका, ठीक है ना, यानी एक्स समेशन एक्स डब्ल्यू। सिंपल था बिल्कुल, तो कुछ नहीं था, ये सब चीजें आप 9th में पढ़ चुके हो। अब बात करेंगे देखो समांतर माध्य की। समांतर माध्य क्या है, इस माध्य की गणना करने के लिए सबसे पहले आइटम्स को जोड़ा जाता है, हम लोग बात कर ही चुके हैं, सबको जोड़ते हैं और फिर जोड़ों को मदों यानी आइटम्स की कुल संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं और प्राप्त भाग जो हमारा भागफल निकलता है डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। देखो यही चीजें तो हमने क्लास 9th में पढ़ी है, हमने 10th में पढ़ी है कि भैया आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको दे दिया ना 10 स्टूडेंट दे दिए, 10 स्टूडेंट जो हैं आपको दे दिए, उनके पॉकेट्स में जो उनके जो पॉकेट मनी उन्हें जो मिलती है वो ऐसी मिलती है कि पहले को 15 मिलती है, दूसरे को 20 रुपए मिलती है, तीसरे को 30 रुपए, चौथे को आप उसको 22 रुपए दिया जाता है, किसी को 25, 18, 40, 50, 55, 65, इस तरीके से 10 बच्चों को अलग अलग उनकी पॉकेट्स मनी एक तरीके से दी जाती है, इनकी पॉकेट्स अलाउंस है ना, उनके एक खर्चे पानी के लिए उन्हें रुपए दिए जाते हैं। तो इन्होंने बोले भैया इसका अर्थमेटिक मीन बताओ, समांतर माध्य बताओ, तो अभी क्या बोला था हमने, समांतर माध्य में मदों को जोड़ा जाता है और जितनी मद है उनको देखा जाता है। तो टोटल मद निकालो भैया, समेशन निकालो, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन समेशन एन, ठीक है। एन क्या है, एन क्या है, एन आपके पास ये काउंटिंग में है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एन हो गया 10, बात समझ रहे हो, तो ये हो गया एन आपके पास 10। और अब हमें क्या करना है, ये तो समेशन एक्स यानी कि सबको आप क्या करेंगे, सबको आप ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 340 आ जाएगा, ऐड करके 340 और बस 10 से डिवाइड करो, कितना गया 34। यानी इस प्रकार से अगर आप देखें तो इसका एवरेज जो निकल के आया है वो समांतर माध्य यानी कि जो अर्थमेटिक मीन जो इसका निकल के आया वो कितना है 64। देखो यहाँ सिर्फ आपको सिंपल सिंपल वे दी हुई है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आपको दी है, कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो ये आपका है डायरेक्ट मेथड, इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, इसको सिर्फ सीधा जोड़ा और जितने नंबर थे उतनों से आपने इसको भाग कर दिया, तो आपका निकल के आया ही डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट विधि से करें, क्वेश्चन वही है आपके पास, क्वेश्चन वही था, ये जो आपको दिया है ना 15 वगैरह वगैरह जो आपको दिया हुआ था ऊपर, ये वही है। अब हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग में क्या कहता है, लॉन्ग का मेथड एक बार आप देखिए, लॉन्ग ने क्या बोला था कि समेशन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यही तो था, सबको जोड़ के आपने आपने उनको डिवाइड कर दिया था, 340 को आपने डिवाइड कर दिया था 10 से, तो आपके पास आंसर आ गया था 334, है ना। आंसर आपका अभी भी, आप शॉर्ट विधि से करेंगे आंसर आपका अभी भी आपका जो है वो जो है 34 ही आएगा, लेकिन आपका मेथड का नाम क्या है, शॉर्टकट, क्या है मेथड का नाम आपका है शॉर्टकट, है ना, लेकिन लघु विधि क्या करेंगे, लघु विधि में देखो एक्स बार इज इक्वल टू जो आपका समेशन एक्स है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ए ए लिखेंगे और प्लस करेंगे समेशन डी, डिवाइड कर देंगे एन से। अब ये डी क्या है और ये ए क्या है, ए जो है आपके पास कल्पित माध्य, क्या है ये आपका कल्पित माध्य है, यानी कि आप खुद से आप इसको करते हैं, एज्यूम करते हो, एज्यूम, एज्यूम्ड मीन है ये आपका, खुद से आप उसको मानोगे वो ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और डी क्या निकलेगा आपको, यहाँ से डी बराबर आप निकालोगे कि जो मीन हमारा हम जिसको भी हम मीन मानेंगे उसमें से हम माइनस करते रहेंगे, मतलब सॉरी एक्स में से आप मीन को माइनस करते रहेंगे और एक एक वैल्यू आपकी डी निकलता चला जाएगा और उसका ऐड करके आप एन से डिवाइड करेंगे। तो इसी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है कि भैया आपके पास 10 स्टूडेंट थे और इनको क्या क्या मनी दी थी, 15 20 30 22 25 18 और 40 50 55 65 दिया गया था। अब हमने क्या किया, हम जो है ए को मानेंगे, पहले ए को एज्यूम करेंगे अपने तरीके से। अब मैं आपको बताऊं तो आप बीच में से लें, आप
बीच में से ले ले। तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपके पास ये 10 है तो 5 ऊपर हो गए, ये 5 ऊपर हो गए और 5 आपके नीचे हो गए। तो अगर आप देखा जाए तो इन दोनों में से आप कलेक्ट कर लो, इजी वे है। बाकी आप कहीं से भी कर लो, जैसे इन्होंने यहाँ इसको लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला कि लो किसी को भी लो। लेकिन कई बार अगर हम कंफ्यूज हो जाए कि भैया कौन सा लें, तो तरीका क्या है, हम लोग बीच में से ले लेते, जैसे यहाँ से 5 में या तो हम इसको ले लेते या हम इसको ले लेते। लेकिन ठीक है, इन्होंने बुक में इन्होंने इसको लिया है तो हमने इसी को ही ए मान लिया, 40 को। ठीक है, अब क्या करना था, मुझे डी निकालना है। x माइनस ए होता है डी, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 और a क्या आपके पास 40, तो 15 माइनस 40 माइनस 25। सो इसी में से आप यहाँ माइनस 40 कर दो, कितना निकल जाएगा -20, माइनस 40 कर दो -10 हो गया। तो जितने भी इससे ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो सब नेगेटिव आएंगे और इससे जितनी भी नीचे वाली वैल्यूज हैं वो सब पॉजिटिव आएंगी, याद रखिएगा। देखो नीचे वाली सब पॉजिटिव है और ऊपर वाली सब नेगेटिव है, और जहाँ 40 आ जाएगा वहां तो हमेशा जीरो ही आएगा। जहां एम हम एज्यूम करेंगे ना वहां हमेशा जीरो ही होगा। क्लियर है बात, तो ये चीज जीरो हो गई। अब आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, देखो इसको आप सोल्व जब करेंगे ना, आप सोल्व करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता दूं, जिससे देखो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो जितने भी माइनस वाले हैं पहले तो आप इन सबको जोड़ लो, जो नेगेटिव हैं आप इनको ऐड कर लो, ठीक है। और फिर जितने भी ये पॉजिटिव हैं आप इनको ऐड कर लो। बात समझ में आ रही है, जैसे मैं इनको यहाँ जोड़ू तो 10 15 25 ये आपके पास आ जाएगा 50, प्लस वाली जो वैल्यू आपके पास 50 आ गई। और यहाँ अगर मैं देखूं तो कितना निकल जाएगा आपके पास, अगर मैं नेगेटिव वालों को जोड़ू तो आपके पास वैल्यू बन जाती है माइनस की 110, माइनस के 110। अब ये वाली वैल्यू आपके पास माइनस के 110 है और ये वाली आपके पास जो पॉजिटिव जोड़ा आपने 50 आ गया। तो आप क्या करेंगे, देखो आप करेंगे माइनस के 110 और प्लस के 50, यही तो करेंगे। तो आप लोग क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है। देखो ये भी कई बार क्या होता है, मैंने एग्रीकल्चर के बच्चों में देखा कि थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि अब इनको छोटी छोटी चीजों को भी वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, यहाँ समझे। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि माइनस की ज्यादा है या प्लस के ज्यादा। तो मैं वैल्यू देखूँ तो माइनस का 110, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है, तो यहाँ साइन चुपचाप माइनस लगा दो, कुछ नहीं करना। और अब माइनस है और ये प्लस है, तो हमेशा जब भी आपके पास प्लस माइनस आएंगे हमेशा नेगेटिव, यानी आप उसको माइनस ही करेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो आप क्या करोगे, 150 110 में से 50 घटा दो तो आपके पास 60 बच जाता है, बस। तो आ गया माइनस के 60, तो आंसर क्या आ गया आपके पास माइनस के 60। वैल्यू रखेंगे अब यहाँ देखो, समेशन एक्स हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 40 है, डी की वैल्यू कितनी निकल गई माइनस के 60, नीचे आ गया 10, जीरो से जीरो घटा दो और ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस आपके पास माइनस बन जाएगा 40 माइनस 6 दैट इज 34। ऊपर भी जब हमने शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से मैंने जब देखा था, यानी कि लॉन्ग मेथड से जब हमने देखा था, तो वहां पर भी आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 34 आई थी। तो आप जितने भी मेथड से करो लेकिन आंसर आपके पास सबसे सेम ही आएगा, कुछ पॉइंट का फर्क आ सकता है, लेकिन यहाँ पॉइंट वाली बात ही नहीं है इसलिए फर्क नहीं आया। लेकिन अगर कहीं हम ऐसा आ जाता है ना 34 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो उस पॉइंट में कई बार कुछ फर्क आ जाता है, इतनी ही एरर आती है, बाकी इससे ज्यादा नहीं आती, अप्रोक्स वही आएगा। देखो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पर जो है सेंट्रल जो टेंडेंसी है उसकी टाइप्स को पढ़ लिया, 3 टाइप्स थे, ठीक है ना। एक तो आपके पास मीन वैल्यू था, मीन वैल्यू था, पोजिशनल वैल्यू थी, और दूसरा आपके पास मोड था यानी कि बहुलक। इसके अंदर 4 पॉइंट थे, 1 2 3 सॉरी 3 थे, यहाँ पर भी 1 2 3 थे और ये अकेला था, ठीक है। हमने यहाँ पर इसके समांतर माध्य को हमने पढ़ लिया, यानी अर्थमेटिक मीन को हमने पढ़ लिया। समांतर माध्य की जो है आप यहाँ पर 2 मेथड पढ़ चुके हो, समांतर माध्य के 2 मेथड यहाँ पर आप पढ़ चुके हो। एक तो मैंने यहाँ पर आपको लॉन्ग मेथड पढ़ा है, कि जिसे हम डायरेक्ट विधि कहते हैं, और दूसरा जो है ये तो दूसरा है, एक पहला एक क्या है आपके पास शॉर्ट मेथड है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मेन ये वाला चीजें पढ़ी है, इन पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे यानी कि जो टॉपिक्स जो चल रहे हैं आवर्ती बारंबारता इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।